नमस्कार साथियों, मैं आदित्य एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक कहानी लेकर जिसका शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। यह कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने लिखी थी। यह कहानी मूल रूप से भारतीय समाज पर अंग्रेजों के अधिकार पर व्यंग्य किया गया है। यह कहानी जो है वह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें लेखिका ने व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन अंग्रेजी समाज पर व्यंग्य किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने रंग भेद पर भी प्रकाश डाला है और जो भारतीय शासक हुए तत्कालीन समय के उनकी कुरीतियों पर, उनके लालच पर भी इन्होंने पर्दा हटाया है। अब आते हैं हम कहानी की तरफ। यह कहानी जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हम इसको कहानी कहें या ना कहें, इस पर भी विद्वानों का मत है, क्योंकि यह कहानी जो है बस लेखिका और चंद्रदेव के बीच में ही वार्तालाप का एक सुंदर सा हमें देखने को मिलता है। तो यह वार्तालाप के माध्यम से एक कहानी लिखी गई है। इसकी कहानी की शुरुआत करती है लेखिका और वह कहती है कि हे भगवान चंद्रदेव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ और मैं आज आपसे दो चार बातें करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे इसका उत्तर दे देना, आपका बड़प्पन होगा ये है। तो लेखिका कहती है कि आप यहाँ पर इस आकाश मंडल में बहुत लंबे समय से रहते हुए आए हैं। आपका जो सृजन है वह सृष्टि के साथ में ही हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही पुराने हैं। तो लेखिका व्यंग्य कहती है कि क्या आपका डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र नहीं होता, कि ट्रांसफ़र का कोई नियम नहीं है? क्या आपको भी गवर्नमेंट की पेंशन मिलती है? कहती है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट विभाग है, अगर उसमें आप नौकरी करते तो आपको अब तक बहुत बड़े पद पर पदोन्नति हो गई होती। लेकिन आप अब ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ से आप ना ही कुछ कर पा रहे हैं, बस आप नियमित रूप से आते हैं, रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। लेकिन अगर भारतीय परिवेश में आप होते तो आप यहाँ के पर्वत का, जंगल का, झाड़ियों का, सब का आप आनंद लेते और अंत में वृद्धावस्था में आपको पेंशन भी प्राप्त होती और आप काशी धाम में भी मोक्ष की प्राप्ति करते। फिर इसी बात पर लेखिका कहती है कि हे भगवान, मुझसे भूल होगी, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ मिलेगी? आपके साथ तो देवताओं ने भी पक्षपात किया है कि आप चंद्रदेव होते हुए आपको मृत्यु देकर उन्होंने अमर कर दिया। लेकिन जो अंग्रेजी साम्राज्य है, जिस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, वैसे ही आपके साथ देवताओं ने पक्षपात कर दिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ आकर अंग्रेजी शासन में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं नौकरी के लिए। जो लॉर्ड कर्जन है वो आपको सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनको सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी लोगों की आवश्यकता होती है। और जो लॉर्ड कर्जन हैं उन पर मैं विश्वास करती हूँ कि भारत में एक स्थायी भागीदाता बनकर आए हैं और उनको ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो उनके लिए कार्य करें। आगे लेखिका जो है वह चंद्रदेव से कहती है कि आपके नेत्रों की ज्योति शायद कम हो गई है, क्योंकि जो आज के आधुनिक भारत के जो संतानें हैं उनके छोटी सी उम्र में उनको चश्मे लगने लगते हैं और उनको जो भारत की दीनहीन क्षीण दशा है वह दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप एक बार आएँ और इस भारतवर्ष को देख के चले जाएँ। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप हर रोज़ आएँ, आप अमावस्या को जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप आएँ और भारत का वर्णन करें। आप जब भारत में आएंगे तो आपको नए नए दृश्य देखने को मिलेंगे और जिससे आपकी जो बुद्धि है वो चकरा जाएगी। हिंदुस्तान का अगर आप भ्रमण न कर सकें तो आपको मैं एक सुझाव दूंगी कि आप कलकत्ता को अवश्य देख लेना। वहाँ के जो आप कल कारखानों को देखेंगे तो आपको अवश्य ही जान पड़ेगा कि जो कारीगर विश्वकर्मा थे ये उनसे भी आगे निकल आए हैं। आपकी जो प्रिय सहयोगिनी दामिनी है, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती थी, वह बेचारी आज मनुष्य के हाथों का खिलौना बन के रह गई है। और आप देखेंगे कि हर तरफ का जो माहौल है वह ऐसा माहौल बना दिया है कि जो आपकी जो स्वर्गलोक है उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर चीज़ इन्होंने बना के रख दी है। और जो देवताओं के जो वाहन थे उनकी जगह पर आज नए नए वाहन भी आ गए हैं। और एक अन्य चीज़ भी आई है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कहते हैं। उसके माध्यम से हम कोई भी कार्य सहज रूप से कर सकते हैं। आज जो प्रातः काल देखते हैं, हम प्रातः समय में देखते हैं तो युवा जो है वह कठपुतली के समान बन गया है।
आज जो विद्युत का कार्य हो रहा है वह बहुत सारे मनुष्यों का काम एक साथ इकट्ठा कर देती है, जिससे कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप कलकत्ता आएंगे ना तो आपके जो देवराज सुरेंद्र हैं उनकी जो अमरावती है वह भी कलकत्ता के सामने फीकी पड़ गई है। कलकत्ता का ईडन गार्डन है वो इतना सुंदर है, इतना भव्य है कि जिससे देवराज सुरेंद्र की जो अमरावती की जो जगह है वह भी एक छोटी सी मालूम पड़ती है। यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर विश्व के श्रेष्ठ पंडित व्याख्यान देते हैं, विद्या की स्थापना करते हैं। वीणा पाणिनि सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह है इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यहाँ के जो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो सामान है, फौजी सामान है, उसको देखकर जो देव सेनापति कार्तिकेय हैं उनके भी छक्के छूट जाएंगे। उनको भी ऐसा कहीं उन्होंने देखने को ऐसा कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद वे कहते हैं कि जो यहाँ की मिंट है, टकसाल है, जहाँ पर पैसा छपाई होती है, उसको देखकर कमला और कुबेर भी हचकचा जाएंगे, वो भी अचंभित रह जाएंगे कि हे भगवान चंद्रदेव, आप मेरी इन बातों से आप अपने आप अभिभूत होकर आप एक बार संभव हो तो आप इधर आके देखें, इसका आनंद लें। आगे लेखिका भारतीय पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे चंद्रदेव, आप एक बार यहाँ पर आए कि यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने महारानी विक्टोरिया के देवी मूर्ति थी जो उसका भी काला दाग इन्होंने छुड़ा दिया था। तो ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो अंदर आपके जो काली मच्छाई रहती है उसको भी ये निकाल सकते हैं, इनके लिए यह संभव है। आगे लेखिका बताती है कि आप जो सोच रहे हैं कि चंद्रदेव की जो आपके और सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगता है वो राहु करता है, वैसा नहीं है, वह भी है पृथ्वी ही करती है। आपको अपना ही भ्रम भी यहाँ आकर मिटा देना चाहिए। आगे अब कहती है कि आप भारत में न तो आपके और न ही सूर्य के महाशय के वंशधरों का साम्राज्य रहा है। भारत के जो प्राचीन जो शासक थे वो सब यहाँ से चले गए हैं। यह जो भारत द्वीप है वो एक अन्य शक्ति यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत आ गया है। अब वही सारा जो अंग्रेजी साम्राज्य है भोग विलास यहाँ पर कर रहा है। अब अंग्रेजी साम्राज्य निरंतर यहाँ का शोषण कर रहा है और यहाँ के जो राजा हैं वह बस नाम मात्र के राजा महाराजा रह गए हैं। वे बस एक लकड़ी की कठपुतली के समान है, जिसको अंग्रेजी शासक जब चाहें वैसे नचाते हैं, वैसे ही घुमा देते हैं। और आगे चलकर लेखिका कहती है कि हे चंद्रदेव, आप अपने जो मजाक के रूप में कहती है कि आपके फैमिली डॉक्टर हैं जो धनवंतरी हैं महाशय, उनको भी लेके आइए। और देवताओं के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि चित्रगुप्त जी को भी आप अपने साथ लेके आइए। जो धनवंतरी महाशय हैं जो यहाँ आकर देखेंगे कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है कि वह उनके धनवंतरी के भी पहुँच से बाहर है। अगर आपके वहाँ पर, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आपके वहाँ पर प्लेग महामारी फैल गई तो यह बीमारी का इलाज धनवंतरी के पास नहीं होगा, बल्कि हमारे यहाँ के चिकित्सकों के पास होगा। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चित्रगुप्त जी महाराज को भी यहाँ पर आकर कुछ सीखना चाहिए कि जब वह यहाँ आकर देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड में इतनी धाराएं आ चुकी हैं कि इसके द्वारा चित्रगुप्त जी महाराज अपने जो उनके दंड विधान है उसमें कुछ न कुछ सुधार अवश्य कर सकते हैं। और साथ ही वे अपने साथ यहाँ से कुछ टाइपराइटर भी लेके चले जाएं, जिससे कि जब उनको ज़रूरत आवश्यकता पड़े तो वह उसका प्रयोग कर सकें। और अंत में लेखिका कहती है कि अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने जो आपसे इतनी सब बातें कही हैं मुझे उनसे खेद है, पर आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मनोवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। और ये अंत में लेखिका कहती है कि हे चंद्रदेव, आप मेरी इन समस्याओं को सुनें और इनका समाधान करने के लिए एक बार आकर अवश्य देखें। इस प्रकार से इस कहानी में हम देखते हैं कि लेखिका ने छोटे छोटे व्यंग्यों के माध्यम से भारतीय शासन पर व्यंग्य किए हैं, भारतीय शासकों के साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य पर व्यंग्य किए हैं, और वह जो रंग भेद की, जो देवताओं में रंग भेद है, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस कहानी में यही तक था। मिलते हैं आपको थोड़े समय बाद में आपसे एक नई कहानी, एक नई उपन्यास या नए नाटक के साथ में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।